नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के आला नेता कल से ही चंडीगढ़ पंचकूला में मंथन में जुटे हैं। मैराथन मंथन का दौर खत्म नहीं हो रहा। कल विधानसभा सत्र संपन्न होने के बाद से ही एक के बाद एक बैठकें जारी हैं। इन बैठकों में निकाय चुनाव की तैयारी पर चर्चा हो रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं से संपर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सदस्यता अभियान पर भी पार्टी का जोर है। वहीं कांग्रेस अभी तक हार के झटके से उबर नहीं पाई। आखिर निकाय चुनाव में कांग्रेस कैसे कर पाएगी बीजेपी का मुकाबला, ये सवाल है। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव पर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है और रणनीति बना रही है। एक के बाद एक बैठकें जारी हैं और आगे के रोड मैप को बनाने की पूरी तैयारी सीएम सैनी कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि पार्टी की रणनीति के आगे कांग्रेस कहां टिकती है, यह बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट देखिए। किसी ने सियासी पार्टी यानी संगठन चलाना हो तो बीजेपी से सीखे। प्रदेश में बीजेपी आजकल ऐसा ही कर रही है। विधानसभा सत्र खत्म होते ही उसी दिन शाम को पंचकुला में बैठक और फिर अगले दिन सीएम आवास पर बैठक में एजेंडा ये कि विधानसभा में हैट्रिक लगाने के बाद पार्टी अब 30 शहरों में होने वाले निकाय चुनाव कैसे जीते और विपक्षी कांग्रेस को ठिकाने लगाए, इसी पर विचार चल रहा है। पार्टी के बड़े नेता इस टारगेट को भी हासिल करने के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि अभी सदस्यता का काम चल रहा है, बड़ा लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। संगठन को धरातल पर और ज्यादा मजबूत कैसे करें, उस पर चर्चा हुई। पार्टी ने जो चुनाव से पहले संकल्प पत्र दिया था उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो और आने वाले भविष्य में जितने भी काम है उसको प्राथमिकता से पूरा कैसे। गौरतलब है कि 2018 में ऐसे ही हुए 5 नगर निगमों के चुनाव में 5 जगह बीजेपी के मेयर बनने से पार्टी की हवा और बढ़ी थी। अब फिर वैसी ही तैयारी है। एक तरफ संगठन की सक्रियता, दूसरी ओर सदस्यता अभियान के जरिए लाखों नए लोगों को पार्टी से जोड़ना। रणनीति तो गजब की है। कहना होगा कि एक तरफ बीजेपी है जो घर नहीं बैठती, दूसरी ओर कांग्रेस 10 साल में भी अपना संगठन ना होने के कारण विधानसभा चुनाव में माहौल माकूल होने के बाद भी मात खा गई। क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है कांग्रेस पार्टी को और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं। इसीलिए तो छठी क्लास से ही पढ़ाया और कहा जाता है एकता में ही बल होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तमाम तौर पर बैठकों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस अभी तक संगठन नहीं बना पाई। कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बहुत ज्यादा चुनौती वाली होती जा रही है। अब सवाल यह कि निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। न सिर्फ कोशिश कर रही है बल्कि उन पर काम भी मैराथन स्तर पर जारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप देवेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि निकाय चुनाव की तैयारी को किस तरह से देखा जाए? एक तरफ हैट्रिक और मैराथन तैयारियां, बैठक हुई अभी पंचकुला में, सीएम सैनी ने तमाम तौर पर दिशा निर्देश दिए, और उधर कांग्रेस जो अभी तक संगठन नहीं बना पाई। देखिए सौरभ, हरियाणा में सियासी परिस्थितियां पूरी तरह से बीजेपी के काबू में है, कंट्रोल में है और उसके अनुकूल है। दरअसल विधानसभा सत्र खत्म होते ही कल शाम को पंचकुला में बैठक हुई जिसमें खुद मुख्यमंत्री थे और लोग थे। डॉक्टर सतीश पूनिया जो प्रभारी हैं, बड़े नेता, विधायक, सब लोग मौजूद थे। आज भी सीएम आवास पर जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है
और उनसे मेंबरशिप ड्राइव को लेके बात हुई, उनसे वार्ड बंदी को जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात हुई, क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव है, शहरी क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। और एक सूत्र मेरे ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति ये है कि क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन मिला है, बीजेपी इसकी भी मतलब काट निकालना चाह रही है। बीजेपी शहरों में खुद को और मजबूत करना चाहती है। जिस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं, चूंकि शहरी इकाइयों के चुनाव होने हैं, 30 जगह ये चुनाव होंगे, जिनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, करीब आधा दर्जन नगर निगम है जहां चुनाव होने हैं। और नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है। मेयर का चुनाव विधायक के चुनाव से थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, लेकिन अहम चुनाव होता है। मेयर का मतलब एक शहर की हस्ती, मेयर, विधायक बेशक एक हल्के का होता है, लेकिन मेयर पूरे शहर का होता है और शहरी लोगों के लिए वो काम करता है, विकास करता है और उनसे संपर्क रहता है। तो शहरों में बीजेपी अब अपने आप को और मजबूत करना चाह रही है ताकि अभेद दुर्ग नजर आए। क्योंकि गांव में कांग्रेस को समर्थन मिले तो गांव में तो बीजेपी है, लेकिन शहरों को और मजबूत करना चाहती है ताकि शहरी निकायों के चुनाव में एक तरफा या क्लीन स्वीप जैसा इरादा बीजेपी रख रही है। यही वजह है कि सीएम आवास हो, पंचकूला हो, उसके बाहर हो, सब जगह मीटिंग है, मीटिंग पर मीटिंग। मतलब मैसेज ये है कि बीजेपी घर नहीं बैठती। जैसा बीजेपी के लोग दावा भी करते हैं कि हम एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। और कुछ नेता मजाक में ये कहने भी लगे कि 2029 में भी अब बीजेपी आएगी। मतलब कांग्रेस को पूरी तरह से हतोत्साहित करना चाहती है बीजेपी, और परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल हैं, माकूल हैं, और इसी अनुकूलता का फायदा उठाकर बीजेपी चाह रही है अगले 2 महीने के अंदर 30 शहरी इकाइयों के चुनाव भी करा दिए जाएं और एक तरफा चुनाव दिखाकर कांग्रेस को चित कर देना चाहती है बीजेपी। इसी तरह की रणनीति चल रही है और एक तरफ सदस्यता अभियान चल रहा है, लाखों लोगों को पार्टी नए लोगों को जोड़ रही है। अगर पार्टी से जुड़ रहे हैं, जाहिर है वो बीजेपी के समर्थन में वोट भी करेंगे शहरों में। और दूसरा, उसके अलावा विधायकों की मीटिंग, जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। 50 लाख सदस्य बनाने की बात है, 10 लाख से ऊपर बन चुके हैं। तो संगठन भी और सरकार दोनों ये तैयारी कर रहे हैं कि शहरी निकायों के चुनाव में बीजेपी की धमक नजर आए। इसी के इर्द गिर्द रणनीति बन रही है। महेश, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या लग रहा है, कांग्रेस क्या मुकाबला करने में सक्षम है या फिर अभी संगठन भी नहीं बना है? कब तक वो सक्षम हो पाएगी? एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के आगे है, क्या लग रहा है? देखिए, चुनौतियां काफी ज्यादा इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने बनी हुई है और सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त नजर आ रही है वो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। दरअसल अभी तूफान तो आना बाकी है। अभी तो कह सकते हैं कि ये जो स्टैंड स्टिल की स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है। जैसे ही नए प्रदेशाध्यक्ष बनाने की बात चलेगी, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात चलेगी, उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो तूफान है वो देख पाएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये तूफान से पहले की शांति है। हार के बाद अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन असल जिम्मेदार कौन है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो जानना चाहते हैं। भले ही चुनाव जीतने के साथ ही यहां भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात देखकर यह लगता है कि शायद ही कांग्रेस पार्टी नगर निगम चुनावों को, निकाय चुनावों को संजीदगी से ले, और नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि पार्टी सिंबल पर नगर निगमों के चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ पाए। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित कर देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को जो डेंट इस बार किया है, जो संभावनाएं उनकी खारिज की हैं, वो संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए खारिज हो जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, क्योंकि हल्के में लेने की गलती को जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार कर चुके हैं। हल्के में लेने की गलती की तो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल कर ली, और 5 सीटों पर हार के बाद बेहद संजीदगी से कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने लेना शुरू किया। उसके बाद पूरा रोड मैप तैयार किया गया, स्ट्रेटेजी तैयार की गई, और स्ट्रेटेजी पर भी काउंटर स्ट्रेटेजीज तैयार की गई, और स्ट्रेटेजी भी इतने गोपनीय तरीके से तैयार की गई कि एक स्ट्रेटेजी में काम करने वाले लोगों को दूसरी स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले
लोगों की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। चुनाव जीतने के बाद ये उन लोगों को पता चला कि स्ट्रेटेजी 2 भी थी और प्लान 2 भी था, प्लान ए भी था, बी भी था और सी भी था, लेकिन प्लान ए में काम करने वाले लोगों को बी और सी की जानकारी नहीं थी। फिलहाल वो जानकारी अब निकलकर उन तमाम लोगों के सामने आई है और उसके बाद उन्हें हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि चुनाव उन्होंने जिताने का काम किया, लेकिन ये स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि प्लान बी और सी पर भी काम चल रहा था। फिलहाल यहां भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित कर देना चाहती तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना इस बार लोकसभा चुनाव में करना पड़ा और हवाओं के लिहाज से चुनाव परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हवाओं के लिहाज से जो मुश्किल वक्त यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने देखा, उसके बाद बीजेपी सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से इस तरह की परिस्थितियां पैदा न हो। और इस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा नहीं होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो परिसीमन है। परिसीमन में दरअसल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस तरीके से सीटें बनाएंगे कि यहां पर जो जाट बहुल सीटें हैं उन्हें बिखराव का सामना करना पड़ेगा और एक एक जो निर्णायक जाट बहुल सीटें थी अब उन्हें बिखराव के साथ अलग अलग जो है विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, जिससे ये मानकर चलिए कि फिर जाट वोटर जो है निर्णायक नहीं बचेगा, गैर जाट वोटर्स निर्णायक बचे। और गैर जाट वोटर्स में भी प्रो बीजेपी कौन सा इलाका है और एंटी बीजेपी कौन सा इलाका है, उसके लिहाज से मुझे लगता है कि सीटों का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। कानूनी पक्ष चाहे जो भी बताया जाए, लेकिन आप जब असलियत को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है कि प्रो बीजेपी इलाकों को एक साथ करने की कोशिश की गई और एंटी बीजेपी जो इलाके हैं उन्हें बिखराव का सामना करना पड़ा। आने वाले वक्त में ये जो शब्द मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं वो पूरी तरह स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन परिसीमन का जब परिणाम सामने आएगा उसके बाद ही लोग इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। फिलहाल ये जरूर मैं कह सकता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये सुनिश्चित करेंगे कि एंटी बीजेपी जो वोटर है उसे एकजुटता के साथ खड़ा होने का मौका नहीं दिया जाए। और साफ तौर से यहां कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोरी की स्थिति में है। आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए और भी ज्यादा विस्फोटक है। देवेंद्र, जो मुद्दे हैं आम तौर पर हमने देखा कि निकाय चुनाव में मूलभूत मुद्दे होते हैं, सड़क सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था। इसको लेकर अब सैनी सरकार भी जोर देती नजर आ रही है। मंत्रियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद हमने ये भी देखा कि शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या, सफाई की, सड़क निर्माण जैसे मुद्दों को कहीं ना कहीं बीजेपी टच करने की कोशिश कर रही है। इनके अलावा ज्वलंत मुद्दों की अगर बात की जाए जो पार्टी और ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उसको फायदा मिलेगा, प्रमुख योजनाएं वो क्या कुछ हो सकती है? देखिए सौरभ, ये स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है और जो प्रदेश का चुनाव होता है वो आदमी की सुरक्षा, रोजगार, व्यापार, सरकारी दफ्तरों की स्थिति, सुशासन, ये होता है। लेकिन नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो स्थानीय स्तर की जरूरतें होती है। जैसे वार्ड होते हैं, वार्ड में एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, वहां आबादी होती है, उन लोगों को साफ सफाई हो, कोई बीमारी ना फैले, मलेरिया रोकने की दवा छिड़की जाए, नालियां साफ हो, रोज सफाई हो, बच्चे का जन्मदिन होता है तो प्रमाण पत्र नगर पालिका या नगर निगम देते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो नाम काटना होता है, पेंशन से संबंधित कार्य है, आपको मकान बनाना हो, एक कमरा और बनाना हो या प्लॉट पे मकान बनाना हो, नक्शा पास करवाना हो, और प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, बहुत सारे काम। एक ऐसा दफ्तर होता है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जहां शहर के लोगों को सबसे ज्यादा काम पड़ता है जी। अभी किसी को SC ST सर्टिफिकेट बनवाना है तो कुछ भी काम हो, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, ये 3 इकाइयां होती है, 3 टायर सिस्टम है। बड़े शहरों में नगर निगम, उससे छोटे शहरों में नगर परिषद, जहां 30-40 हजार 50 हजार तक के बाद ये नगर पालिका। तो ये जो मुद्दे हैं, मेरे को लगता है लोगों की जरूरियात जो होती है कि घर से बाहर निकले, गली की नालियां साफ हो, नक्शा बनाना है, या जैसे कोई पार्षद से कोई किसी तरह की कोई औपचारिकता होती है, सरकारी दस्तावेज है तो पार्षद की मोहर लगवा के उसके साइन करने होते हैं, वो गारंटर होता है कि हाँ ये मेरे वार्ड का निवासी है, मैं तस्दीक करता हूं। तो छोटे छोटे स्थानीय स्तर के जो काम होते हैं वो होते हैं, वो मुद्दे होते हैं। जिस तरीके से स्थानीय निकायों में अब चुनाव होते रहे हैं, अभी मैं पहले की बात करूं तो लोग इतना वो नहीं होते थे, लेकिन अब जिस तरीके से पंचायतों के चुनाव में बड़े बड़े लोग, अच्छे समृद्ध लोग, पैसे वाले लोग, प्रतिष्ठित लोग, चुनाव का मतलब एक चस्का लग गया है। तो जो नगर इकाइयों के चुनाव होंगे उसमें भी हमने देखा है कि उनमें अब पावर्स ज्यादा है, बजट खर्च करने की चौधर होती है, और ये भी माना जाता है कि
पंचायत के चुनाव या नगर इकाइयों के, यहीं से आदमी आगे बढ़ता है, फिर जाकर बड़े चुनाव लड़ता है। विधायक का हो गया, सांसद का हो गया, राज्यसभा में जाना हो, मतलब एक तरह से पाठशाला है। शहरी इकाइयों के चुनाव पाठशाला है कि जहां राजनीति का काज शुरू होता है। जैसे क्रिकेट में होता है कि रणजी पहले खेलना होता है, नेशनल इंटरनेशनल बाद में खेलते हैं, तो उस तरह के चुनाव है। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं, लोगों को पता है कि कोई शिकायत है, कोई दुख तकलीफ है, सीएम विंडो पे डाल देते हैं, ठीक है, और सीधा डिप्टी कमिश्नर को मिलना। अब मतलब लोकतांत्रिक तरीकों का ज्यादा प्रयोग हो गया, आरटीआई लग जाती है, बहुत सारे साधन है जिससे लोग अब उनमें अवेयरनेस, जागरूकता आई अपने अधिकारों को लेके, अपने हक को लेके, और रिएक्शन दिखाने में भी लोग अब देर नहीं करते। पहले होता था लोग ज्यादा, लोगों में करंट नहीं होता था। अब चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे मेयर का हो, चाहे लोकसभा का, लोगों में अब प्रतिक्रिया दिखने लगी है। ये अच्छा भी है लोकतंत्र के लिए, लोग अपने हक की आवाज उठा सके। अगर वोट देते हैं, पहला नंबर तो उनको वोट अपने पात्र व्यक्ति को देना चाहिए जो उनके दुख सुख का, उनकी सुविधाओं का, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखे। तो छोटे, भले ही ये छोटी सरकार का चुनाव कहते हैं, ये नगर इकाइयों का चुनाव है, छोटी सरकार इसको कहते हैं। जैसे गांव में छोटी सरकार होती है पंचायतों में, ऐसे ये भी छोटी सरकार है। यहीं से बढ़ के, यहीं से जागरूक होकर, यहीं से सीख लेकर फिर बड़े चुनाव की तरफ आदमी बढ़ते हैं। लिहाजा लोग अपने हकों को लेकर अब जागरूक हो गए, इसलिए सरकारों पर भी दबाव है कि वो लोगों को पूरी सुविधाएं दे, सुरक्षा दे, उनकी उम्मीदों को पूरा करे। बिल्कुल महेश, जो अहम मुद्दे थे जैसे प्रॉपर्टी आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, हमने देखा विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा गूंज इसकी देखने को मिली। हालांकि प्रॉपर्टी आईडी का, परिवार पहचान पत्र का जो नेगेटिव इफेक्ट था वो पार्टी पर पड़ा, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने एक बात साफ कर दी कि प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र के जो ये मुद्दा है, ये सरकार इस पर काम करती रहेगी। क्या ये फोकस निकाय चुनाव को लेकर फिर से इस पर रहने वाला है? योजनाएं ये जो हैं, इसको पूरी तरह से जो कमियां रह गई थी, लकुनाज रह गए थे, उनको दूर करते हुए लोगों तक कनेक्ट होना, उन तक पहुंचाना, ये भी एक प्रतिबद्धता रहेगी सरकार की? देखिए, बिल्कुल ये तो सुनिश्चित करना ही होगा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जिस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा, फैमिली आईडी को लेकर, फैमिली इनकम को लेकर जिस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा, और चुनावी अग्नि परीक्षा के वक्त जो मुश्किल हालात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्हीं खामियों की वजह से पैदा हुए, उन तमाम खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश नायब सरकार की तरफ से लगातार चलती रहेगी। ये तो पहले दिन स्पष्ट कर दिया गया था, और नायब सैनी की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जो मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ा है, वो जल्द से जल्द मुश्किलात, इन तमाम मुद्दों से जुड़ी जो मुश्किलात है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चुनावी गणित के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझने की कोशिश की जाए तो बेशक यहाँ पर अलग अलग कैंप्स लगाकर, अलग अलग तौर तरीके अख्तियारात करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जरूर ये कोशिश करेगी कि लोगों की प्रॉपर्टी आईडी से, फैमिली आईडी से संबंधित जो परेशानियां हैं वो खत्म हो। लेकिन चुनावी गणित के लिहाज से अगर पूरे घटनाक्रम को समझे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में अब करीब 5 सालों के लिए नायब सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में आगामी 5 सालों में शहरी क्षेत्र के वोटर जो कि पहले से बीजेपी के साथ नजदीकियां उनकी मानी जाती हैं, अब शहरी क्षेत्र के वोटर को पता है कि वो विपक्ष के किसी नेता को अगर मेयर चुनेंगे तो फिर जिले को पैसा नहीं मिल पाएगा, और पैसे के बिना किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो पहले से जीत के बेहद करीब नजर आएंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार से अगर पैसा चाहिए, केंद्र सरकार से अगर पैसा चाहिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही वो चेहरा ही यहाँ पर बड़ा जो बजट है वो शहर के लिए हासिल कर सकता है। तो ऐसे में दूसरी बड़ी जो वजह है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अपनी कमजोरी है। सामने जो बड़े से बड़े 2 बड़े चेहरे नजर आते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, और दोनों आज भी हार के बाद भी अलग अलग दिशाओं में चलते हुए नजर आ रहे हैं, और हार के कारणों तक कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि नगर निगम और निकाय चुनावों में पार्टी सिंबल पर किसी उम्मीदवार को वो उतारेंगे, और अगर उतारा भी तो उसका हाशिर क्या होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देवेंद्र, बिल्कुल आगे की रणनीति पार्टी लगातार बना रही है, लेकिन निगम चुनाव की बात की जाए तो निगम चुनाव में कुछ निगम ऐसे हैं, तकरीबन 10 एक निगम की अगर हम बात करें तो काफी समय से चुनाव लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है। लंबित होने की वजह क्या कही जा सकती है? आखिर लंबित क्यों पड़ रहे? हालांकि कुछ निकाय चुनाव को लेकर कुछ नगर निगम है जिनका कार्यकाल 2026 में पूरा होगा, उसको लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी? सौरभ, मैं आपकी बात स्पष्ट नहीं सुन पा रहा, 1-2 लाइन में आप दोहरा दीजिए। बिल्कुल देवेंद्र, स्पष्ट आवाज नहीं सुन पा रहा। ठीक है।
देवेंद्र, वो सवाल ये कि लंबित पड़े हैं कुछ निकाय चुनाव, सरकार अब फोकस करना चाह रही है। सवाल ये उठ रहे थे प्रदेश में कि निकाय चुनाव पर सरकार कब निकाय चुनाव कराएगी, कब इसकी तस्वीर साफ होगी। कुछ नगर निगम ऐसे भी हैं जहां पर 2026 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। हरियाणा के अंदर उसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके का रोड मैप सरकार तैयार करती नजर आएगी? देखिए सौरभ, मैं नगर निगमों की बात करूं, 5 नगर निगम हिसार, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और करनाल, जहां 5 मेयर 2018 में बने थे। 2018 दिसंबर में चुनाव हुए थे। अगर 5 साल की हम गणना कर ले तो दिसंबर 2023 में खत्म हो गया। तो जनवरी जो अभी 2024 का जनवरी था, अब तो नवंबर भी खत्म होने वाला है। 10 महीने पहले ये चुनाव होने चाहिए थे, क्योंकि दिसंबर 2018 में हुए तो 5 साल गणिए दिसंबर 2023 हुआ। लेकिन कार्यकाल चूंकि शपथ ग्रहण से होता है, शुरू गणना होती है, तो जनवरी में ये कार्यकाल 3 या 4 जनवरी मेरे को ध्यान है, नगर निगमों का अलग अलग था। लेकिन क्योंकि शपथ ग्रहण अलग अलग टाइम पे हुआ, जनवरी 2024 में नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद चुनाव इसलिए लटकाए रखे गए क्योंकि मई में लोकसभा चुनाव थे। मोदी जी की लड़ाई बीजेपी के लिए सबसे जरूरी थी, वो जीतनी। और लोकसभा चुनाव के बाद उम्मीद थी कि चुनाव होंगे, लेकिन विधानसभा के जिस तरीके बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था, नाराजगी थी, मुद्दे थे, किसान आंदोलन था, युवाओं की बेरोजगारी थी, महिलाओं के अपने मुद्दे थे, तो शायद सरकार थोड़ा सहम रही थी। मई में क्योंकि लोकसभा हुए, उसके बाद उम्मीद थी होंगे, लेकिन नहीं हुए। अब आप 10 महीने देरी से हो रहे। और मेरे को ध्यान है, कोई आदमी हाई कोर्ट भी गया कि सरकार स्थानीय निकाय चुनाव को क्यों लटकाए हुआ है, हमारा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है। तो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आए कि ये चुनाव समय से कराए जाए। तो सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि कई नगर निगमों में वार्ड बंदी का काम अधूरा है, क्योंकि परिसीमन यहां भी होता है, कुछ वार्डों को इधर उधर आबादी बढ़ती है, तो वार्ड बंदी पूरी नहीं थी। इस दलील के साथ सरकार गई थी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप समय बताइए, जल्दी से जल्दी चुनाव कीजिए। तो कुछ समय सरकार को मिला था, 10 महीने की देरी हो रही है। 5 नगर निगम चुनाव जो 2018 में थे, उसके अलावा जो बाकी है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, सबका कार्यकाल मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। जिनका 2026 में खत्म होना है, उनका चुनाव पहले नहीं करवाया जा सकता मेरे हिसाब से। वो लोग चाहेंगे कि उनका कार्यकाल पूरा हो, या पहले भी हो सकता है अगर ऐसा कोई प्रावधान है। लेकिन कुल मिलाकर 30 जगह ये चुनाव होने हैं, जिनमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है। और लोग अब हाई कोर्ट का सहारा ले रहे हैं कि चुनाव समय से क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि नगर निगम वाले चुनाव 10 महीने ज्यादा हो गए हैं। इसलिए ये चुनाव अगले 1-2 महीने में करना सरकार की मजबूरी भी है जी। अब महेश, अधिसूचना कब तक आ सकती है, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, कुछ इस पर विचार किया जा सकता है? फौरी तौर पर कब तक कराए जा सकते हैं चुनाव, निकाय चुनाव? देखिए, फिलहाल तो अभी किसी भी तरह की तारीख का ऐलान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनवरी के महीने में ये जो चुनाव है देखने को मिल सकते हैं। जनवरी या फरवरी, उससे ज्यादा देरी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस बेहद कमजोरी की स्थिति में इस वक्त बनी हुई है और इसी कमजोरी की स्थिति का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। फिलहाल किसी तरह की तारीख का ऐलान तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जनवरी या फरवरी के महीने तक ये जो चुनाव है ये करवाए जा सकते हैं। देवेंद्र, जो तैयारियां हैं, इन तैयारियों पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी जो मैराथन तैयारियां कर रही, कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं नजर आ रही। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा बिखराव था, लोकसभा चुनाव में भी अपनी अपनी चलाई गई, जिसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। अब सवाल ये कि जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, चर्चा में हम अक्सर करते रहे हैं कि बीजेपी के हाथ में एक प्लस पॉइंट है, विधानसभा चुनाव में कमबैक किया, बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैंडेट लाई, हैट्रिक लेकर तीसरी बार सत्ता में आई पार्टी। अब सवाल ये कि कांग्रेस की स्थिति को दूर तक नजर डाली जाए तो क्या कुछ समय है, क्योंकि 2 महीने तक का, 1.5 से 2 महीने तक का जिक्र है। महेश ने भी जिक्र किया कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। अब क्या कांग्रेस के पास स्थिति है, क्या अब भी वो फाइट कर सकती, क्योंकि सिंबल पर तो लड़ना एक बड़ी चुनौती पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए खासकर होगा। देखिए सौरभ, कांग्रेस के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन है। जिस तरीके से मैंने देखा लोकसभा में उत्साह हुआ, 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस जैसे उछल पड़ी थी, कांग्रेसी कार्यकर्ता, उन्हें लगा कि विधानसभा में हमारी सरकार आ रही है, और ऐसा कुछ हालात भी थे, हवा भी थी। लेकिन विधानसभा में बीजेपी ने बाजी पलट दी। कांग्रेस की सारी जो तैयारियां थी, जो गिनती थी, जो कयास थे, जो दावे थे, सब मिट्टी में मिल गए वो। लेकिन अब
अब बीजेपी नया नारा दे रही है। पहले तो डबल इंजन की सरकार था, अब ट्रिपल इंजन का नारा दे रही है। खुद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के मुंह से मैंने सुना है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बना के लोगों की सेवा करेंगे। लोकसभा में मोदी जी बैठे हैं ऊपर केंद्र में, यहां हरियाणा में सरकार बन गई और ट्रिपल इंजन, तीसरा इंजन स्थानीय, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं देसी भाषा में, तो अब ट्रिपल इंजन का नारा बीजेपी दे रही है। और जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, वार्ड बंदी की सारी रिपोर्ट जारी है। आज जिला अधीक्षकों को भी बुलाया हुआ था मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पे, उनसे भी रिपोर्ट ली जा रही कि जमीनी हकीकत क्या है। जहां जहां कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करने की जरूरत है, बीजेपी ये भी कर सकती है कि कुछ दूसरे लोगों को बीजेपी में, या मेयर पद का कोई ऐसा है जो चुनौती दे सकता है बीजेपी को, उसको अपने पाले में लाने की, इस तरह के इनपुट्स भी लिए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी का कहीं जो संभावित कैंडिडेट है कमजोर है तो कोई दूसरी पार्टी का मजबूत है तो उसको पार्टी ज्वाइन, क्योंकि आजकल सदस्यता अभियान तो चल ही रहा है, तो सारी तरह की कसरत बीजेपी कर रही है। और ट्रिपल इंजन बीजेपी का नया नारा है, और ट्रिपल इंजन के नारे के बीच छोटी सरकार पर भी अब बनाकर बीजेपी अपना ठप्पा लगाना चाहती है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है हरियाणा में। बिल्कुल, आगे की रणनीति पार्टी की किस तरीके की होगी, कांग्रेस क्या रणनीति के साथ कमबैक करेगी, क्योंकि कई बार निराश हताश पार्टी में कार्यकर्ता भी होते हैं और कहीं ना कहीं दिग्गज नेता भी होते हैं, लेकिन कमबैक करने की स्थिति जरूर रहती है अगर आपसी जो खींचतान है, नूरा कुश्ती है, उसको दूर किया जाए। अब कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके का रहेगा, क्या कमबैक कर पाएगी? बीजेपी की मैराथन तैयारी तो जारी है, निकाय चुनाव की तारीखें कब तक आएंगी, इस पर भी तमाम नजरें बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।